ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कैप से आपको याद रखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है कि जो आप 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहे हो, 360 डिग्री होलिस्टिक यानी सर्वांगीण आकलन की बात कर रहे हो, उसमें जो आपका आकलन है, जो लर्निंग है, उसमें सीएपी कैप मॉडल फॉलो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप बच्चे के संज्ञान, हेड, जिसकी बात पेस्ट्रोलॉजी और महात्मा गांधी भी कर रहे थे, यानी बच्चे के संज्ञान, उसकी थिंकिंग स्किल्स, जो भी उसकी ब्रेन पावर्स हैं, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, जितनी भी चीजें जो दिमाग से होती हैं, बच्चे को ऐसे पढ़ाई कि उसके दिमाग में भी चीजें सेट हों, दिमाग से भी चीजें वो यूज कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। उसके हार्ट यानी इमोशंस, अफेक्टिव डोमेन, ए फॉर अफेक्टिव डोमेन, कैप लगाने वाली, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव यानी उसके इमोशन से। ऐसे उदाहरण दीजिए जो उसके जीवन से जुड़े हुए हों, जो ऐसी एक्टिविटीज कराइए जो उसके दिल पे लगे बात, ठीक, मतलब इमोशनली आप उसको कनेक्ट कर पाए। फिर थर्ड चीज है साइकोमोटर, सीएपी कैप यानी गत्यात्मक, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें वो फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को शामिल करने की बात एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो गत्यात्मक पक्ष यानी फिजिकल स्किल्स, अफेक्टिव यानी एटीट्यूड या सेल्फ, कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स। अगर पूछा जाए बिहेवियर का डूइंग पक्ष किससे संबंधित है, तो आपको पता है साइकोमोटर। और अगर हम पूछें फीलिंग पक्ष किससे संबंधित है, आपको पता है अफेक्टिव। और कॉग्निटिव जो है वो आपका थिंकिंग पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों से 3 इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। बाकी हम इसके रिगार्ड में जो 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एनईपी में भी एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई 31 मई 2019 को। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। कमेटी ने इसको बनाया। एमएचआरडी का नाम बदल करके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसको शिक्षा मंत्रालय रीनेम कर दिया गया, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम हो गया। ठीक, ये बेसिक बातें हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय होता था, फिर एमएचआरडी किया था, अब फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। इसमें एक नया फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, 5+3+3+4। पहले क्या होता था? 10+2+3 यानी 10वीं 10 साल, फिर 2 साल आपका 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी, और सेकेंडरी 10वीं था, और आपका ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल। ये था पैटर्न। अभी क्या क्या है? 5+3+3+4 या 10+2 स्कूल एजुकेशन अगर थी, तो अभी उसको 5+3+3+4, 534 एक ट्रिक है इसकी, जिससे आपको ये याद रहेगा। बस 534 में करना क्या है? 3 का स्क्वायर कर देना है, यानी 3 जो है वो 2 बार है ना। पहले 5 साल शुरुआत के फाउंडेशनल पीरियड है आपका, बिल्कुल जहां पे बुनियाद बनाई जाएगी। फिर आपका 3 साल प्रेपरेटरी, फिर आपका मीडियम, और इसका कुछ तो इन्होंने नाम रखा हुआ है, और फिर उसके बाद आपका 3 साल आपके, और 4 है आपका सेकेंडरी। तो ये है कुछ 5+3+3+4 का मॉडल जो एनईपी ने इंट्रोड्यूस किया है। 534 से याद रखना है, स्क्वायर लगा देना, यानी 2 बार 3 है। यहाँ पे ये मिडल ही बोला है इसको, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये है 5 साल की जो एजुकेशन है, 3 से 8 वर्ष तक। पहले क्या होता था? छठी से, मतलब छठी बोल रही हूँ, 6 साल से, 6 ईयर से फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, और तब से हम काउंट करते थे। यहां पर क्या है? अभी ये कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको 3 साल से ही, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उन्हीं को इंक्लूड कर लो सीधा। तो शुरुआत के 5 साल यानी 3 साल से 8 साल की उम्र जो है फाउंडेशनल पीरियड, मूलभूत चरण, यहाँ बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी, खेलने कूदने में रहेंगे बेसिकली। फिर 3 साल हैं आपके 8 से 11 वर्ष का बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में है, वो बेसिक अब जाकर के वो न्यूमरेसी स्किल्स सीखेगा, वहां खेलेगा कूदेगा। और 3 साल उसके बाद 11 से 14 वर्ष मिडल स्टेज हो गई आपकी। फिर आता है जिसमें आप बच्चा जो है वो 6, 7, 8 वगैरह करेगा। फिर 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, और इसमें भी 6th ग्रेड से ही बच्चे को हम कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन, दुनिया भर की चीजें कराने की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 4 चरण हैं। 5 साल जिसको फाउंडेशनल पीरियड कह रहे हैं, कि बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स आ जाएं, उसमें बेसिक खेलना कूदना, थोड़ा डेवलपमेंट उसका हो जाए। फिर 8 से 11 वर्ष की अवस्था है, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाएं। फिर 8 से 11 में आपका प्राइमरी एजुकेशन वो लेना शुरू कर दे। फिर 11 से 14 है मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। FPMS इसको हम मान के चल रहे हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं करा चुकी हूँ इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2 वीडियो, 3 है, बट 2 तो प्रॉपर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से भी कराई है। इस बार खूब क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में भी, अगर हम एनईपी की बात करें।
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कौन से पैटर्न में बदलाव लाया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको 534 वाली वो ट्रिक याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या सही होगा फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे। इतने में ये लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज याद रहे भाई। 5 + 3 + 3 + 4 FPMS फाउंडेशनल पीरियड 5 साल का, प्रेपरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की और सेकेंडरी स्टेज 4 साल की। ठीक है, ये चारों के नाम FPMS के थ्रू ही याद रखने हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है, आप लोग कह रहे हैं इसको अपनी मर्जी से 4 को 2 + 2, ये मैथ्स नहीं चल रहा कि हम अपनी मर्जी से लिख दें, है ना, 5 को 2 + 3 लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। 5 + 3 + 3 + 4 जब तक ये ऑप्शन में है तब तक कोई और ऑप्शन हमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है। 96% लोग आंसर सही दे रहे हैं, मतलब इसमें भी लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं आंसर में, मतलब इसमें भी 4% लोग हैं जिनको सही उत्तर देने में समस्या हुई। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब आप सो सकती हैं फिर से, देखिएगा। तो ये पुराने जमाने की बात है, एक समय पे क्या होता था, एजुकेशन ऐसे वर्क करती थी, 10 साल + 2 साल, यानी 6 साल की उम्र में पहली क्लास में बच्चा जाता था। मतलब अभी भी यही है बट अब चेंजेस आ जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। 10 साल की उम्र में, मतलब 10 साल की एजुकेशन है, 6 साल की उम्र में बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं 16 साल तक 10वीं उसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 साल थे, 2 साल कौन से हैं, ये 11वीं और 12वीं के, 16 से 18 वर्ष। इसको परिवर्तन, जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। 10 + 2 से काम अभी नहीं चलेगा, ये था 10 + 2 एग्जिस्टिंग स्कीम जो हमारी चल रही है अभी तक। अब जब ये लागू हो जाएगी पूरी तरीके से तो एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। FPMS आप देख पा रहे हैं, 3 साल शुरुआत के आंगनबाड़ी वाला टाइम, फिर 2 साल जो है आपके 6 से 8 वर्ष यानी क्लास 1 और 2, यानी ये 5 साल जो है शुरुआत के, इनको 2 तरीके से तोड़ा हुआ है। 3 साल है आंगनबाड़ी के, 2 साल है फिर आपके बेसिक क्लास 1 और 2 के। ठीक है, फाउंडेशनल पीरियड में मल्टी लेवल एजुकेशन, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। प्रेपरेटरी स्टेज में जाकर के बच्चा थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू स्किल्स वगैरह डेवलप करेगा, न्यूमरस स्किल्स एंड ऑल। फिर मिडिल स्टेज में तो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स वगैरह पढ़ेगा 6th क्लास में, और सेकेंडरी स्टेज में अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल पे बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने, और ये एक बार आप देख पाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें कि जो हमने शुरुआत के 5 साल लगाए हैं, उन 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी के हैं या प्ले वे के हैं, फिर 2 साल कक्षा 1 और 2 के हैं, तो इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी होगी। फिर जो उसके बाद के 3 साल हैं उसमें बच्चा डिस्कवरी मेथड एंड ऑल का इंटरेक्ट करके न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह आप सिखाएंगे। फिर आएंगे इस पर मिडिल स्कूल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया है, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर फोकस किया, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम दे पाए। सेकेंडरी स्टेज में जो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को अलग अलग बांटने की जगह पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से चूज करने का अधिकार बच्चे के पास आ जाएगा। 6th क्लास से ही कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस किया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आया कि जो असेसमेंट है, असेसमेंट मतलब आकलन, कि बच्चा सीख कैसे रहा है, इसका पता करने के लिए इन्होंने एक तरह की असेसमेंट पॉलिसी की बात की, वो है 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री असेसमेंट, यानी बच्चे को चहुमुखी रूप से चारों तरफ से असेस करना है, आकलन करना है, यानी बच्चा खुद का भी आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन, यानी वो अगर कोई काम आपने उससे कराया और आप उससे पूछे बेटा तुम खुद को कितना नंबर देते हो, वो कहेगा मैं 10 में से 8 दूंगा अगर ईमानदारी से बताऊं, यानी वो खुद का ही आकलन कर पाए। या कोई काम वो करके लाया और उसको बोले एक बार तुम देखो इसको कि तुम्हें क्या लगता है इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हुआ सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद का आकलन खुद कर सके। तो एक पार्ट तो इसमें ये हुआ। दूसरा 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है, पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब सहपाठी आकलन, यानी जो बच्चे के दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर पाए। आप कहें एक दूसरे को अच्छा बेटा अपनी नोटबुक, ए बच्चा अपनी नोटबुक बी बच्चे को दे और बी बच्चा ए बच्चे की नोटबुक चेक करे। अब क्या होगा, एक दूसरे का आकलन करेंगे तो उनकी जो असेस करने की क्षमता है वो भी बेहतर होगी, फीडबैक दे पाएंगे। और तीसरा पार्ट है इसमें टीचर असेसमेंट, यानी शिक्षक आकलन। तो शिक्षक क्या है इसमें, वो आकलन करेंगे कि आप कहां सुधार की आवश्यकता है, क्या फीडबैक दिया जा सकता है। तो 360 डिग्री का मतलब है होलिस्टिक, यानी सर्वांगीण रूप में आकलन। ऐसा नहीं है पेन पेपर टेस्ट लिया और बस नंबर दे दिए बात खत्म। इसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा है, टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे और टीचर दोनों का रोल होना चाहिए, तब जाकर के शिक्षा कंप्लीट हो पाएगी, चाहे वो एजुकेशन हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या आकलन की प्रोसेस हो। ठीक है, कि हम टेस्ट भी अगर कर रहे हैं
तो उसमें भी टीचर का भी रोल है, बच्चे का भी रोल है, पीयर असेसमेंट का भी रोल है। हर किसी को एक तरह से ग्रेड की तरह हम काउंट करेंगे। इन्होंने असेसमेंट में रिफॉर्म लाने के लिए एक चीज की, उसका नाम है परख नाम का एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया। परख में PARAKH अपने आप में हर किसी का एक मीनिंग है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो परख बॉडी बनाई गई एक तरह से असेसमेंट रिफॉर्म्स में, और इसमें बात हुई कि बच्चों को 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, ये सब जरूरी चीजें हैं आज की डेट में, क्योंकि इंफॉर्मेशन का युग है। आप ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बताया और मान लिया, आपको उसकी समालोचनात्मक चिंतन उसका करना पड़ेगा, डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, कोऑपरेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें 21वीं सदी के कौशलों में आती हैं। अभी पढ़ेंगे कि 21वीं सदी के कौशल होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परख की, तो आपको पता है इसमें कितने लेटर्स हैं? 6। ठीक, तो इस परख में P फॉर क्या है? परफॉर्मेंस कैसी है बच्चे की, इसका आकलन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर रिव्यू करेंगे, उस चीज पर प्रकाश डालेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उस चीज का आकलन करेंगे, फेल हुए तो क्यों हुए, कहीं प्रॉब्लम है तो क्या है, फिर नॉलेज को टेस्ट करेंगे, किस चीज के लिए? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक बार खुद से आंख बंद करके ये बोल करके देखिए, PARAKH। ठीक, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां, क्योंकि पेपर में दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए। इस बार एग्जाम वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है, PA मतलब ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है पहले से, परख। ठीक है, तो P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर क्या होगा बताओ फटाफट से? असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हुआ परख का फुल फॉर्म, पता होना चाहिए। चाहे आप D2+ में बैठने जाएं, KVS में बैठने जाएं, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, ये चीजें पढ़ के ही जानी है। पेडागोजिकल ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो NEP हो, RTE हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, CCE हो, NCF हो, ये सब पढ़ने हैं। अगेन ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? यानी बच्चे का जो रिजल्ट बने, जो कार्ड बने, वो रिजल्ट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा। यानी 360 डिग्री असेसमेंट उसमें हुआ है, यानी सर्वांगीण रूप से बढ़ते क्रम में प्रगतिशील एक कार्ड बनेगा, जिसमें CAP कैप यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के संज्ञान, उसके इमोशंस, उसके साइकोमोटर एबिलिटीज, यानी वो स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, साइकोमोटर में आ गया, वो इमोशनली किन चीजों में, क्रिएटिविटी से लेकर के और किन चीजों में, कोऑपरेशन, लीडरशिप स्किल किन चीजों में अच्छा है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है। तो लगभग हर एक एस्पेक्ट में हम उसको ग्रेड कर रहे हैं या फिर उसके लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक, सांवेगिक और गत्यात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को ध्यान में रख के एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तब जाकर के हम 360 डिग्री असेसमेंट को अचीव कर पाएंगे। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कहता है ये? 21st सेंचुरी स्किल्स। तो मेजर जो 12 स्किल्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं CBSE दृष्टि से, और वैसे तो सैकड़ों स्किल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप जाएंगे देखने। 21st सेंचुरी स्किल्स प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के एनालाइज करते रहना है। इस बार क्वेश्चंस थोड़े से हटके थे हिंदी में, और SST का तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो 21वीं सदी के जो कौशल हैं, जिनमें से हम 12 कौशल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, हम एक बात के लगभग हर पहलू को जांच पाएं, बस मान ना ले। किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप है, हमने मान ली। कोई और अफवाह उड़ी, फलानी वैकेंसी तब आ रही है, हमने मान लिया। अब वो आई 2 साल बाद, लेकिन हम तो मान के बैठे हुए हैं, उस हिसाब से हमने डिसीजन ले लिए। अगर कोई वेबसाइट है लेट्स लर्न के नाम से कोर्स बेच रही है, जाके खरीद लिया आंख बंद करके, ये भी नहीं देखा कि वेरीफाइड है नहीं है। जो चैनल है इतने सारे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी दे रहा है तो वो ऑथेंटिक चीज है कि नहीं है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग हम नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों में हमें ये चीज डेवलप करनी है कि हम लगभग हर पक्ष में, ऑल एस्पेक्ट्स में चीजों को देख पाएं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच अंतर को जान पाएं। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आप जितनी भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनका प्रयोग करके हर एक पक्ष में चीजों को समझ पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, मैनेज कर पाएं, अवेयर हो, डेटा हो आपके पास, उसके आधार पर फैक्ट्स को आप जान पाएं और एनालाइज कर पाएं। कोलैबोरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीख पाएं, एक दूसरे के साथ बच्चे ग्रुप लर्निंग करें, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में होते हैं तो बेहतर सीखते हैं, सहयोग करके बेहतर सीखते हैं। टीम स्किल्स जो है डेवलप होती है उनकी, लीडरशिप स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर डेवलप होती है, टॉलरेंस आती है जब ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी आज की डेट में जो बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका प्रयोग करके हम
लिटरेट हो पाए इंफॉर्मेशन के संबंध में। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, भाई इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी आनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी भी इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर चलाना है, कुछ और ऐसे काम है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो सब कर पाए। इनिशिएटिव लेना हर किसी के बस का नहीं होता, इनिशिएट करना, चीजों को कुछ नया शुरुआत करना। अगर आप एरिक एरिक्सन की थियरी में देखेंगे तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की एक स्टेज आती है, तो बच्चा इनिशिएट करे इस चीज के लिए हम उसको बढ़ावा दें, गिल्ट ना है उसमें। सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप हो, कैसे ग्रुप में काम करना है, कैसे समाज के प्रति आगे बढ़ाना है। लर्निंग एक सोशल क्या है, प्रोसेस है, कैसे सब साथ में मिलकर के आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, कुछ नया करने पे बल हो, कुछ नया सोचने पे हम जोर दे पाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। कम्युनिकेट करना अपने आप में, कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है, और आज के दौर में अपनी बात को ढंग से कह पाना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी स्किल है जो जरूरी है ना। संप्रेषण का कौशल अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, मिलेंगे परसों। फिर आता है मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया के भी इतने सारे साधन हैं आज की डेट में, उनके बारे में आप लिटरेट हो। लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो, एक दिशा दे पाए आप औरों को भी, खुद को भी। प्रोडक्टिविटी, कैसे आप समय को सही तरीके से यूज कर पाए, चीजें जो करना चाहते हैं वो कर पाए। डांस भी कर लो तुम बैठे बैठे। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम रिजिड ना हो, हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता हो, जब समय बदलता है तो हम भी बदल पाए। तो ये चेंज वाली जो एबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ। तो ये 12 स्किल्स हैं जिनको हम क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स कह रहे हैं, कि 21वीं शताब्दी के कौशल हैं जो जरूरी है कि हम स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं। चाहे उनको हम ट्रिप पे ले जाके सिखा रहे हैं कुछ चीजें एक्टिविटीज अलग अलग करवा रहे हैं तब सिखा रहे हैं, एंड ऑल। ठीक। रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा घटा दें, ऐसा ना हो बच्चे से भारी बस्ता हो। एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन की, यानी बोझ ना बन जाए अधिगम बच्चे पे। तो इसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करके करिकुलम का लोड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, उसको कम करना है, रिडक्शन करना है उसमें पाठ्यचर्या में। और करिकुलम क्या है, करिकुलम में सब कुछ आता है स्कूल में, जो पैर रखने से लेकर के, कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक करिकुलम सब कुछ है। पाठ्यचर्या करिकुलम का एक हिस्सा होता है, सिलेबस, पाठ्यक्रम। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड हो, कि भाई हम जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्पेशली फीमेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स डाल पाए। ठीक। केजीबीवी जो आपकी कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय है, उनको ग्रेड 12 तक हम इन्वॉल्व कर पाए। रिडक्शन इन दी करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ये ध्यान रखनी है ये लाइन, कि जो करिकुलम में रिडक्शन है, कमी है पाठ्यचर्या में, वो कोर कॉन्सेप्ट्स, यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सिखा पाए। बाकी हम रिड्यूस कर दें करिकुलम को, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या आपकी। करिकुलम और पेडागोजी जो है स्कूल्स में, वो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। सर्वांगीण, यानी लगभग हर एक पक्ष को इंक्लूड करे। इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो। एंजॉयबल हो, यानी बच्चे आनंद ले पाए। और एंगेजिंग, यानी वो बच्चे क्या है, एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्वॉल्व हो, उनका मन लगा रहे लर्निंग में। बात तो ठीक है। रिकॉग्नाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, फोस्टर कर पाए हम हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी को। हर एक बच्चा क्या है, विशिष्ट है, अपने आप में कुछ यूनिक रखता है तनिष्क, तो हम उस चीज का ध्यान रख पाए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दी लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस संदर्भ से, जिस लोकल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा आ रहा है, जिस परिवेश से बच्चा आ रहा है, उसका भी हम ध्यान रख पाए, उसके सांस्कृतिक पक्ष का भी हम ध्यान रख पाए, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का। और डाइवर्सिटी, यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे क्लास में, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, इन चीजों को हम समझ पाए। इक्विटी एंड इंक्लूजन, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, 5 नंबर का टॉपिक है। तो इंक्लूजन का, यानी समावेशन का हम ध्यान रखें। हर तरह के बच्चे को, चाहे वो गिफ्टेड है, नॉर्मल है, एवरेज है, या मंद बुद्धि है, या कोई टैलेंटेड बच्चा है, क्रिएटिव है, ब्लाइंड बच्चा है, कोई और समस्या है, हर तरह के बच्चे को हम क्लास में बिठा करके सिखा पाए। इक्विटी यानी समता का प्रयोग कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर पाए। अब आती है जेंडर आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, किसी को नीचा और ऊंचा ना दिखाएं। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, कौन किस ज्योग्राफी से आ रहा है, तो हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, उसके जो भी क्षमताएं वो लेकर के आए परिवेश से अपने। डिसेबिलिटीज को हम इंक्लूड कर पाए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का ध्यान रख पाए बच्चों की। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स बनाए जाएं, जो स्पेशली काम करें उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, यानी वंचित हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से
इसको नोट कर लीजिएगा। SCDGs ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया है, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखेंगे इस चीज का। अगर लैंग्वेज के विषय में हम बात कर रहे हैं तो NEP आपको कह रही है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फ्लेक्सिबली यूज करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था कि 3 भाषाएं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाएं, जिसमें से पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा, अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो दूसरी भाषा हिंदी होगी, तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है इंग्लिश हो जाएगी। तो ये एक बेसिक बात हुई। नो लैंग्वेजेस बीइंग इम्पोज्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी भाषा को आप थोप नहीं सकते बच्चे पे, अप्लाई नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। उसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी चॉइस से वो लैंग्वेज पढ़ पाए। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5 कक्षा 5 तक जो क्षेत्रीय और मातृ भाषा है उसकी, जो घर में यूज करता है, होम लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसका आप प्रयोग उसको करने देंगे। बच्चे की मातृभाषा को डिस्करेज यानी हतोत्साहित नहीं करना होता। फिर आती है संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, यानी बेसिकली जो आपकी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको एक ऑप्शनल की तरह रखने देना है स्कूल्स में। संस्कृत क्या है, एक ऑप्शनल की तरह होनी चाहिए बच्चे के पास, वो जिस लेवल पे पढ़ना चाहे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। जितनी भी सांस्कृतिक भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको आप एक ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख पाएंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज करना है। मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बहुभाषिता का प्रयोग कर पाए, यानी जो NCF कहता था उसी बात को बढ़ावा दिया है कि मल्टीपल भाषाएं देश भर में चलती हैं। हम कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो जो भाषाओं का जो चेंज है या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है लैंग्वेज को लेकर के इंडिया में, उसको हम ध्यान रख पाए और एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले पढ़ने वाले बच्चे हों। ISL को बढ़ावा देना यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना है, ये एक बेसिक सी बात है। तो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हैं। अब आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। ये थी NEP के मेन मुद्दे। हालांकि मैंने अलग से एक सेशन बनाया हुआ है, 2 सेशन इवन NEP पे, और एक पुराना है 3। अब इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि जो भी इनके मेन पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। पेपर के टाइम पे सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए। स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप कम कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि समझने में तकलीफ हो रही है तो, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का टॉपिक है आपके CTET में, और लगभग हर एक एग्जाम में जहां पे भी टीचिंग एग्जाम की बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही है। समावेशी का अगर जो वर्ड है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने से बना है, सबको इंक्लूड करना है। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पूरे एग्जाम में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। भाई जैसे मदर नेचर, जो हमारी प्रकृति है जिसको हम माता के रूप में देख रहे हैं, वो सबको इंक्लूड करके रखे हुए है। यानी हवा चल रही है तो सबके लिए समान है। अगर 2 लोग खड़े हैं तो ऐसा नहीं किसी एक को ही हवा लगेगी दूसरे वाले को नहीं लगेगी, है ना। तो हवा चल रही है सबके लिए समान है, धूप निकली है सबके लिए समान है, बारिश होगी सबके लिए होगी, है ना। और मतलब जो भी आसपास की चीजें हैं वो सारी प्रकृति ने, सारी चीजें जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, वॉटेवर, वो सब सबके लिए है। तो उसी तरह से एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए। जब मदर नेचर हमारे अंदर, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, अगर आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अगर आपके पैर में कुछ दिक्कत है, आप चल नहीं पाते हैं, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है, या आप बहुत गिफ्टेड व्यक्ति हैं दिमाग से, अगर सारे के सारे तरह के लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है तो सब पे होगी। तो मदर नेचर जब हमें एक सिंगल एंटिटी की तरह रखती है या इंक्लूड करके रखती है, तो हम एज ह्यूमंस सेपरेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को। इस चीज पे, इस प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी बात को इक्विटी कहते हैं, यानी हमारे अंदर जो भी अंतर हैं या जो भी जरूरतें हैं उन सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के सबको एक साथ लेकर के चलना समता कहलाती है, ये है ना। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर, समता और समानता के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। समता क्या है? समता है नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हाइट है 4 फीट और किसी की हाइट है 6 फीट, तो इक्वालिटी, अगर आप कोई गेम देखने गए हैं, कहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ देखना है आपको, तो दोनों को अगर एक साथ एक जैसा स्टूल दे देंगे आप बराबर हाइट का, मैंने फोटो भी दिखाई है पहले आपको, तो ये इक्वालिटी हो जाएगी। बट क्या हमेशा इक्वालिटी से काम चलता है? नहीं। कई बार आपको उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी नीचे है या कोई और समस्या का सामना कर रहा है उसको ऊपर लाना होता है, तब जाके इक्वालिटी की बात होगी। तो इक्विटी क्या है? नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है किसी की हाइट कम है तो उसको थोड़ा आप हाइट वाला एक सीढ़ी देंगे जो ज्यादा हाइट रखती होगी 6 फीट वाले व्यक्ति से। इसी के आधार पर रिजर्वेशन, अगर हम देख रहे हैं RPWD एक्ट में और भी बहुत सारी चीजों में दिए जाते हैं कि हम जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं, CTET में भी हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जो लोग ब्लाइंड है या किसी को कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं। तो समता यानी एज पर नीड, समता को ध्यान में रखते हुए, इक्वालिटी और
इक्विटी के प्रिंसिपल पर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आधारित है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए। इक्विटी यानी समता और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षा, यानी एक बच्चा, हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है, एजुकेशन फॉर ऑल है। कहा जाता है कि पृथकीकरण या अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी अलग थलग नहीं करना है बच्चे को कि अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम उन बच्चों के साथ बैठो। 5 बच्चे जिनको दिखाई देने में समस्या है उनको अलग रखेंगे, 5 बच्चे जिनको चलने में समस्या है उनको अलग रखेंगे, ब्लाइंड स्कूल अलग है, कोई और तरह का स्कूल अलग है। ये नहीं करना, एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में, यानी एक सामान्य स्कूल के अंदर बैठ करके हर तरह का बच्चा पढ़ सके, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में चाहे बच्चा ब्लाइंड है, उसको ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में, सुनने में कोई भी तरह की समस्या, या वो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, कुछ भी है बच्चा, हर तरह के बच्चे, देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। रेगुलर स्कूल सिस्टम में हम हर एक बच्चे को एजुकेशन दे पाए, ये कहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आपको सेग्रीगेट नहीं करना। ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। जैसा कि हमने कहा कि जब हमारी मदर नेचर जो प्रकृति है वो हमें सेग्रीगेट नहीं करती, वो हमें भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन हुए। ठीक, तो सेग्रीगेशन की जगह इंक्लूजन वर्ड का प्रयोग करना है, समावेशन का प्रयोग करना है। इंक्लूजन क्या है, एक बेहद पॉजिटिव वर्ड है, पूरे पेपर में ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में हर बच्चे को हम शिक्षा दे पाए। एक और बात, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बना है कि आपने बच्चा पैदा किया क्योंकि सिस्टम को देना था, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सिस्टम बच्चे के लिए बनाया गया है ना, तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं। कहां चेंज लाएंगे? सिस्टम में चेंज लाएंगे, स्कूल में चेंज लाएंगे, बिल्डिंग में चेंज लाएंगे बच्चे के लिए, ना कि बच्चे में चेंज लाएंगे कि बेटा तुम चल नहीं पाते, जाओ टांगों का इलाज कराओ, कुछ और कराओ, नई टांगे लगवा लो, कल से दौड़ के आना, नहीं तो मत आना। ऐसे थोड़ी होता है। तो बच्चे के अनुसार सिस्टम बना है या सिस्टम के अनुसार बच्चा बनेगा? तो चेंज करना है किसमें? सिस्टम में। सिस्टम क्या है? बिल्डिंग से लेके, करिकुलम से लेके, टीचर्स से लेके, पूरे आसपास की दुनिया जितनी भी है उसको बच्चे के अनुरूप बनाना है, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए सिस्टम क्रिएट करना है कि भाई सीढ़ियों से अगर नहीं चल पा रहे हो तो क्या करें? रैंप बनवा दें स्कूल्स में, है ना, या फिर जो बच्चे चलने फिरने में दिक्कत है उनकी क्लास हम ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे। सिर्फ उनकी ही नहीं, मतलब क्लासेस की कोशिश करेंगे फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही हो। तो ये क्या हुआ? ये इंक्लूसिविटी हुई कि हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे। तो सिस्टम में चेंज, बिल्डिंग में चेंज, करिकुलम में चेंज, टीचर की अप्रोच में चेंज, सेंसिटिविटी में चेंज कि टीचर उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए कि आप ठप्पा लगा के लेबल कर रहे हैं बच्चों को, अरे वो अंधे बच्चों को बुलाओ। ये क्या हुआ? ये बेवकूफी हो गई। ये इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसे। तो सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करेगा, बच्चे में बदलाव की नहीं। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। पूरा जो भी तामझाम क्रिएट किया गया है वो किसके लिए किया गया है? बच्चे के लिए। ये सिस्टम के लिए बच्चे बनाए गए नहीं। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों की तो एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक है आपका स्पेशल बच्चा। ठीक, 2 प्रकार के बच्चे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में, आप एवरेज बच्चे को रख दीजिए, यानी जो औसत, जिसका IQ 90 से 110 है या कोई खास समस्या सच नहीं है, औसत बच्चा। स्पेसिफिक कह लीजिए आप इसको, विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए, इसमें जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, चाहे वो चलने फिरने में समस्या हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, हर तरह का बच्चा जो एवरेज नहीं है वो स्पेशल ही है कहीं ना कहीं। तो हम कहेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड सबको अपने अंदर समाहित करके रखती है, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो इंक्लूजन की यानी समावेशन की बात करेगी, एजुकेशन फॉर ऑल। इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो पेपर में आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चंस जाएंगे और आप तैरते रह जाएंगे कि हाय ये तो कुछ तो सुना था क्लास में, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो एजुकेशन फॉर ऑल, सेग्रीगेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना। और अगेन यही बात हिंदी में भी लिख दी गई है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है, ना कि बच्चे में। तो सिस्टम में बदलाव करना है, बच्चे में नहीं, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है। दूसरा, एक चीज होती थी पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको एकीकृत शिक्षा कहते थे, अभी भी होती है, बट एकीकृत शिक्षा से बेहतर है समावेशी शिक्षा। एकीकृत में क्या था? आप एडमिशन तो दे रहे हैं उन बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले हैं, जिनको देखने में समस्या है या कोई भी एक स्पेशल नीड है, कोई भी एक डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो उनको सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं, उनके अनुसार सिस्टम में चेंज नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये इंटीग्रेटेड थी। इंटीग्रेटेड से बेहतर क्या है, इंक्लूसिव है, कि हम सिस्टम में भी चेंज कर पा रहे हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम सिस्टम में परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो ये बेहतर हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। ये एक वन लाइनर की बात हो गई। ये नोट्स फ्री हैं, पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, बाद में आप आस पड़ोसियों को भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, चाहे आपने दुनिया के किसी टीचर, दुनिया की किसी किताब, दुनिया के किसी नोट्स कहीं से भी पढ़ा हुआ है। ये 47 पेज जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिएगा, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यूएन की। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 1993 में ये कहा गया था कि जो लोग वंचित हैं, डेप्राइव्ड हैं किसी भी तरह से, चाहे कोई बच्चा आर्थिक रूप से, यानी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाए, एजुकेशन ले पाए, चाहे फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे देखने में उसको प्रॉब्लम है, डेफ एंड डम्ब है, ब्लाइंड है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, या बौद्धिक स्तर में कुछ किसी का आईक्यू बिल्कुल ही कम है, तो हम उसको भी बढ़ा पाए, मतलब हर बच्चे को इंक्लूड कर पाए। किसी के सेंसेस में कोई दिक्कत है, स्त्री पुरुष से लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखें। इसके आधार पर फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन निकल करके आई। ये यूएन की मीटिंग में 1993 की बात हो रही है। अब एक और चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिसेबल्ड बच्चों की बात आती है, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए भारत में 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। नॉर्मल बच्चों के लिए जब आप अभी आरटीई पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री, यानी फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन जब बात उसी की डिसेबिलिटी की आती है तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अलग से ये बात कही गई है, अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम करने वाले हैं, तो और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। अब कुछ डिसेबिलिटी के प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, अक्षमता के प्रकार हैं। क्या है, दृष्टि अक्षमता हो सकती है, दृष्टिगत अक्षमता क्या है, विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी, बच्चे को देखने में दिक्कत हो सकती है, या पार्शियल विजन हो सकता है कि भाई पार्शियली देख पाता हो, पूरी तरह से जो आईसाइट है उस तरह से वर्क ना करती हो, या बहुत हद तक ना दिखता हो, या बिल्कुल ही ना दिखता हो। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। तो दृष्टि बाधित बच्चा यदि कोई भी है तो वो विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी में आएगा। दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटी क्या है, ये अक्षमताएं हैं। ठीक, डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। ऑडिटरी डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चे को पूरी तरह से सुनाई ना देता हो, या फिर कुछ हद तक उसका जो ऑडिटरी क्षमताएं हैं वो वर्क करती हो, पूरी तरह से ना सुनता हो, 70% सुन पाता हो, है ना। और किसी भी डिसेबिलिटी को अगर आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तभी जाकर के आप एक कोई भी लाभ या कोई भी एक क्या कहेंगे रिजर्वेशन गवर्नमेंट अगर दे रही है किसी भी बच्चे को, तो 40% से ज्यादा अक्षमता होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट बनता है आसपास से, जो भी मेडिकल अथॉरिटीज होती है वो बनाती हैं। श्रवण अक्षमता यानी ऑडिटरी डिसेबिलिटी, ऑडिटरी को ऑरल भी बोल देते हैं, यानी ऑडियो से संबंधित, सुनने से संबंधित दिव्यांगता या अक्षमता। सी ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बच्चे के जो इंटेलेक्ट है, आईक्यू के आधार पे, बुद्धि के आधार पे वो डिसेबल्ड है, समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, यानी रीजनिंग, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, इन सब में प्रॉब्लम है, लर्निंग। फोर्थ क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर में क्या होता है, चलना फिरना, जो फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता है। याद कीजिए, कुछ मत याद कीजिए, बेसिकली चलने फिरने में दिक्कत है, व्हील चेयर पे है बच्चा, बेसिकली जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में, मूवमेंट में दिक्कत है, वो सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएंगी। ये एक प्रकार हुआ है ना, एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हुई। फिर आते हैं अधिगम अक्षमता पे, एक चीज है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसका जरूरी नहीं है कि आपको शरीर में कहीं दिखे कि बीमारी है। याद कीजिए वो कौन सी मूवी है, तारे जमीन पर। तो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी है, दिखने में नॉर्मल लगता है बच्चा, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि डिस्लेक्सिया कहलाती है, बहुत कॉमन है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जरूरी नहीं है लक्षण आपको बाहर दिख जाए, कि बच्चों को कहीं देखने में समस्या है, आंख देख के पता लग जाए, शरीर से पता लग जाए, आपको नॉर्मल दिखेगा वो। तो ये कई बार इनमें ब्रेन की वायरिंग में कुछ गड़बड़ होती है, कई बार कोई डैमेज हो जाता है बाहर से, उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एलडीज कहते हैं इनको, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टर्म 1960s में किसने दिया था, बताओ निशा, दौड़ दौड़ के सो गई। एलडी बताओ, लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दिया था? स्पेशल एजुकेशन छाप व्यक्ति। क्या हुआ है, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, फोन में लगे पड़े हैं। सैमुअल किर्क ने 1960s में लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, है ना। किर्क नाम के व्यक्ति हैं, अगर पूछ ही ले बुरे समय में, ठीक। तो अगर हम बात करें, तो जब हम बात डिस्लेक्सिया की कर रहे हैं, डिस्लेक्सिया अगेन तारे जमीन पर याद कीजिए, ईशान अवस्थी और जो 3 इडियट में वायरस थे, असलियत में उनको भी डिस्लेक्सिया है
है ना, बोमन ईरानी आई थिंक, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डिसलेक्सिया कॉमन है काफी। तो अधिगम अक्षमता में अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है। इसको हम पठन वैकल्य भी कहते हैं, या वैफल्य कह लीजिए, मतलब पढ़ने में विफलता या दिक्कत, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये मेनली, यानी पढ़ने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है। अब इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हैं भाई, जो व्यक्ति पढ़ता सही है गलत है, वो लिखेगा सही कैसे? अगर मैंने ए को बी को डी पढ़ा है तो मैं डी ही लिखूंगी ना जब लिखने को कहोगे आप मेरे से। अगर बैड को डैड पढ़ा है तो डैड ही लिखेगा ना व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना तो है ही शामिल, अगर लिखने में भी समस्या इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे? बताइए बताइए बताइए। बात करें ई व, अब कुछ कुछ चीजें हैं रीडिंग डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ना तो संबंधित है ही, लिखना भी आ सकता है। तो यदि ऑप्शन में पढ़ना नहीं दिया हुआ सिर्फ, तो आप लिखने को भी काउंट कर सकते हैं, और या दोनों को भी काउंट कर सकते हैं। वैसे मेजरली 99% केसेस में रीडिंग डिसेबिलिटी काउंट होती है। हिंदी पेडागोजी का क्लास करवाएंगे कृष्णराज, इंग्लिश का भी करवाएंगे, ईवीएस के भी कुछ क्लासेस कराएंगे, बट थोड़ा रुक के कराएंगे। अभी पहले सीडीपी आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, वो सब चलेंगे, तो डोंट वरी। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है। अब मैं सोच रही हूँ जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी फिर तब से नेक्स्ट मैराथन्स कंटिन्यू करेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? एक व्यापक शब्द है, यानी ब्रॉड टर्म है, जिसका संबंध पठन विकार से है और लेखन से भी हो जाता है। पढ़ने में कठिनाई होती है ऐसे बच्चे को, ई व क में विभेद करने में दिक्कत होती है, यानी वॉल साउंड्स वगैरह में भी दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, यानी रिवर्स हो जाते हैं उसके दिमाग में लेटर्स। आपको ए ऐसे दिख रहा है, उसको हो सकता है ए ऐसे दिखे। तो जो ब्रेन इमेजिंग है, एक तरह से लेटर्स रिवर्स में काम करते हैं, उसके ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है वो रिवर्स हो जाते हैं लेटर्स, या उनका क्रम याद रखने में, अक्षरों का क्रम याद रखने में दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज, वॉज को 100 पढ़ना, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा, अब तो भर दीजिए फॉर्म, सोचना कुछ नहीं है, तैयारी करनी है मस्त तरीके से, कोई नहीं देख रहा, ठीक देखेगा तो उसमें आप कर भी क्या लोगे। तो अब तो आपको फॉर्म भर ही देना चाहिए शांति से। रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट ईयर का, डजंट मैटर, छोड़ो, कौन देख रहा है। अब जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। तो चांसेस हैं कि सिर्फ पढ़ने में नहीं, लिखने में भी समस्या आएगी डिसलेक्सिया में, ठीक। तो जब भी बात आएगी रिवर्सल ऑफ लेटर्स या पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी, वो याद कीजिए जब वो बच्चा था ईशान अवस्थी, उसको खड़ा किया जाता है पढ़ने के लिए, उसको इतना एंग्शियस फील होता था, अजीब सी सिचुएशन आ जाती थी, हाथों में पसीने, दिमाग में पसीने, पूरी बॉडी की बैंड बज जाती थी। तो इन बच्चों की अगर आप नोटबुक देखेंगे तो ये रिवर्स में लिखा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ होगा, पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या लिखा है, और ना ये पढ़ पाएंगे अगर इनसे पढ़ने को कहा जाए। तो डिसलेक्सिया, रिवर्सल ऑफ लेटर्स और पढ़ने में कठिनाई है। इसके अलावा हम एलेक्सिया की बात कर रहे थे, तो जो एलेक्सिया है, जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया के कई प्रकार हैं, लेकिन जनरली हम यही समझते हैं कि डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित एक समस्या है। डिसलेक्सिया को यहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया देख रहे हैं कि बचपन से ही भाई किसी का ब्रेन न्यूरल कनेक्शन वैसा ही है, तो इसको हम क्या तो ठीक ही कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, और बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, पढ़ने को कम कहेंगे, बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे। एलेक्सिया एक चीज है जो मान लीजिए बाद में ब्रेन डैमेज हो गया, किसी भी वजह से डैमेज, या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट है, उसकी वजह से एलेक्सिया होगा। जो डिसलेक्सिया है वो हो सकता है कि डेवलपमेंट के समय ही हो गया हो, उसके भी कई प्रकार हैं, बट एलेक्सिया का जो संबंध है वो डैमेज से ज्यादा है, नॉर्मल से कहीं दूर। सीतामढ़ी से आदर प्रणाम। मेरे हिंदी में 15 तक ही आ रहे हैं, आपके नोट्स भी पढ़ लिया हूं, बट सुधार नहीं हो रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस करवा दीजिए प्लीज मैम। तो आप करा देंगे जहीर खान, प्रैक्टिस पक्का पक्का। बात रही आपकी कि 15 तक आ रहे हैं, तो 15 अगर पेडागोजी में आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पैसेज में नंबर कट रहे हैं तो उस पर भी फोकस करो। डिस्ग्राफिया रिटर्न रिलेटेड डिस्कैलकुलेट, हाँ ठीक है शांतनु, इस पे आएंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। तो अगर हम बात कर रहे हैं एलेक्सिया की, तो एलेक्सिया क्या है? डैमेज ब्रेन में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई डैमेज हुआ, कोई ट्रॉमा लगा, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अगर अक्षमता है तो उसको हम एलेक्सिया कह रहे हैं। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसको एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहते हैं दूसरी भाषा में, कि एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है क्योंकि ट्रॉमा या डैमेज की वजह से हुआ है, वो ऑटोमेटिक होता है जो दूसरे वाला है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया, यानी समझने में भी भाषा को दिक्कत हो सकती है और लिखने में भी। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित, अभी आएंगे। इस तरह की क्षमताएं भी होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जरूरी नहीं है जिसको एलेक्सिया उसको डिस्ग्राफिया भी होगा, उसको अफेजिया भी होगा, बट हो सकता है। तो इनको कहते हैं सेकेंडरी डिसेबिलिटीज
बन जाती हैं। यदि बच्चे को सही समय पे पहचान ना हो कि उसको कोई दिक्कत है, तो और भी सेकेंडरी डिसेबिलिटीज उसके अंदर जनरेट होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसके साथ वैसे ही डील करें। तो डिसलेक्सिया पे हम चिंतन कर चुके हैं कि बच्चा रिवर्स में पढ़ेगा, बी को डी, 6 को 9, ये सब। अब एक चीज आती है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया बेसिकली होता है कि जिसमें संभावना ही नहीं बची है कि थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज हो सकता है, परमानेंटली डैमेज है। डिस्प्रेक्सिया में थोड़ा बहुत बदलाव करके कुछ सुधार संभव होता है। अप्रेक्सिया जो है डैमेज की वजह से ज्यादा होता है, और वो न्यूरल कनेक्शन की वजह से। जो ए वाले हैं वो ज्यादातर लॉन्ग रन वाली इश्यूज हैं, या मतलब कहें कि परमानेंट जैसे ही हैं। परमानेंट तो ये लगभग सारे हैं, इनको पूरी तरह से ठीक कर पाना तो संभव नहीं होता, बट इनको कंट्रोल करना और मुश्किल है, जो ए वाले जितने भी लिखे हुए हैं। अप्रेक्सिया की बात करते हैं। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे लिखना, टहलना, बोलना, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें लिखना हो सकता है, ड्रॉ करना, बोलने में दिक्कत हो सकती है, भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है, फाइन ग्रॉस सब में हो सकती है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है, यानी सेरेब्रम जो एक बड़ा सा पार्ट है आपके ब्रेन का, उसमें यदि क्षति है, डैमेज है, तो ऐसा हो सकता है। अप्रेक्सिया से ज्यादा जरूरी है डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि अप्रेक्सिया रेयर ही कभी सीटेट में पूछा गया है, बट ये टाइप है जो पता होने चाहिए थोड़े से। डिस्प्रेक्सिया की अगर हम बात करें, बात वही है, इसको आप समझेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है। इसको ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है, यानी भाषा को समझने में कठिनाई। यानी मैं अभी जो बोल रही हूं, अगर किसी को वो सुन करके समझने में भी दिक्कत हो रही है और अपनी बात कहने में भी दिक्कत हो रही है, तो डिस्प्रेक्सिया जिसको होगा उसको ज्यादा समस्या होगी बाकी लोगों से। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझने से संबंधित विकार है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण हो सकता है कि भाषा को समझने में ब्रेन का कोई एक हिस्सा उस तरह से प्रभावित है, भाषा समझने में दिक्कत हो। तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से कि बच्चा बोलकर ना तो समझा पा रहा है ठीक से, ना समझ पा रहा है अगर कोई और बोले। बस इतना ध्यान रखना, चाहे अप्रेक्सिया लिखा हो, डिस्प्रेक्सिया लिखना हो, दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर में घुसना नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय व संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, यानी ऐसा भी हो सकता है अप्रेक्सिया में कि आंखें और जो पेन है यानी फाइन मोटर स्किल्स हैं, और जो कोऑर्डिनेशन है आंखों का और उंगलियों का हाथों की, वो ठीक से कोऑर्डिनेट ना हो पाए, तो लिखने तक में दिक्कत आ सकती है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है, तो बाद में और भी डिसेबिलिटीज की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अफेजिया डिस्फेजिया हमने कर लिए हैं, डिस्ग्राफिया पे आते हैं। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। राइटिंग रिलेटेड है ये, ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित। गर्मी लग रही है बहुत ही तेज, तो 1 मिनट दीजिएगा। एसी चला दें? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अच्छा, कोने में बैठी हो ना तुम। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग। ग्राफ का मतलब ही है राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक से नहीं लिख पाता बच्चा, इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, यानी पढ़ने योग्य नहीं होती। एक होती है लेजिबल राइटिंग, जिसको आप पढ़ने योग्य है, पढ़ सकते हैं, जैसे मैं अभी लिखने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी इलेजिबल लग सकती है, यानी अगर आप इनकी नोटबुक उठा के देखेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, लिखा क्या है बस इन्हीं को पता है। डॉक्टर्स की राइटिंग भी लगभग ऐसी ही होती है, बट उनको कोई डिस्ग्राफिया नहीं होता, वो उनका स्टाइल है बाबूराव वाला। ठीक, तो हम ये कहेंगे लेजिबल नहीं होती, इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती, है ना। तो लेजिबल तो नहीं होती, ये कह सकते हैं हम। क्लियर बात है ये या नहीं? हाथ हथेली अंगुलियों के संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं कि कोऑर्डिनेट ही ना कर पा रहे हो हाथ, तब भी तो लिखने में समस्या हो सकती है ना। मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, बट इनका एग्जैक्ट पता लगाना उतना संभव नहीं होता। तो लेखन संबंधी जो प्रक्रिया है वो डिस्ग्राफिया है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन संबंधी विकार। कैलकुलेशन तो हम समझते हैं, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। कहाँ होगा? मैथ्स में ही होगा कैलकुलेशन, हिंदी में तो नहीं करोगे। ठीक, तो अगर हम बात करें गणित, अंक गणित यानी अर्थमेटिक वगैरह समझने में कठिनाई होगी जैसे बच्चे को, न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है इसको, और क्योंकि नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन रिलेटेड टू नंबर्स। न्यूम का मतलब ही क्या है? नंबर्स। तो मान लीजिए बच्चे को वो 69 और 29 को एडिशन के लिए लिखा था, बट वो एडिशन उसको गुणा जैसा लग रहा है, या इस तरह की और भी समस्याएं, कैलकुलेशन रिलेटेड समस्याएं बच्चे के सामने आती हैं। आगे बढ़े, समझे। डिस्थीमिया एक चीज है, इसको बस आप ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि सीटेट के लेवल से तो
मतलब भरोसा तो खैर अब इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आता तो सिलेबस के ही अंदर है, बट डायरेक्टली पूछा नहीं है कभी। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव, काइंड ऑफ अ डिप्रेशन कह सकते हो, कि सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा है आपको। एक चीज होती है यूटोपिया, यानी सब अच्छा लगता है, और एक चीज है डिस्टोपिया, उसी की एक फॉर्म डिस्थीमिया कह सकते हैं, उसी का भाई बहन। के गंभीर तनाव की स्थिति है, व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न रहती है, बहुत ही लो महसूस करेगा, अधिगम प्रभावित होगा क्योंकि उसको अच्छा या ठीक महसूस वो अपने आप में कर ही नहीं पा रहा। ये है डिस्थीमिया। डिसमॉर्फिया एक चीज होती है, मॉर्फिया मतलब अपने ही शरीर की बनावट या जो फिगर है बॉडी का वो उसको अजीब सा नजर आएगा। ये है डिसमॉर्फिया के लक्षण, शरीर उसको अजीब लगता है। एक चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही संबंधित है, बाला, नॉट शैतान का साला बट इट्स बाला, ठीक। तो बदतमीजी नहीं करनी है, तो बेसिकली याद रखने में आसानी होती है ये सब चीजें सुन के। तो अगर हम बात करें बाला की, तो बाला पेपर में पूछा था और ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा जा चुका है, जबकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट में पूछी जा सकती है। BALA, B फॉर बिल्डिंग, A फॉर एज, L फॉर लर्निंग, A फॉर एड, ठीक। तो बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो आपकी स्कूल की, आपके इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग है उसको लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। एड क्या होता है? सहायक सामग्री जिसको हम कहते हैं। जैसे टीचिंग एड क्या हो सकता है? आप कोई पिक्चर दिखा दें, है ना, कोई चार्ट ले जाएं बना करके, कोई मॉडल ले जाएं क्लास में। आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान अगर बस पेपर देके करने वाली टीचिंग ट्रेनिंग नहीं की है, थोड़ा रेगुलर वाली की है, तो उसमें लेकर के जाना ही पड़ता है, BTC, B.Ed, DLED, वॉटेवर। तो ये क्या हुआ? नहीं तो इसके बारे में लिखा होगा फिर कि टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं। तो एक तरह का लर्निंग एड है। और कैसा लर्निंग एड है? बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया, यानी सहायक सामग्री किसको बना दिया? स्कूल की ही बिल्डिंग को। कैसे? आप देखते हैं आजकल जो फर्श है, यानी जो स्कूल का आपका जो फ्लोर है उसको ही यूज कर दिया, उस पर गिनतियां लिखी हुई हैं, सांप सीढ़ियां खेल रहे हैं बच्चे। तो बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। आप पेपर देने जाते हैं, कई लोगों के साथ ये होता है, सेंटर पे क्लासरूम में अगर स्कूल में किसी सेंटर पड़ा हुआ है तो आपको भारत का मानचित्र बना हुआ मिल जाएगा दीवार पे, तो कई लोग तो वहीं से टेप देते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग से बच्चा सीख रहा है, अगर वो आसपास बिल्डिंग के नजर मारे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह जब यूज किया जाए तो उसको हम बाला कहते हैं।